अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी में साथ में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है और आप सब लोगों की डिमांड थी कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के भी सॉल्व आंसर लिए आएँ, यानी कि आप सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आएँ। और आप सब लोगों को पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्क फॉर मी, क्योंकि उसमें बहुत तरीके से मुझे देखना पड़ता है कि आया कि सारी बात सही है नहीं है करेक्ट। तो मैं आज आप सब लोगों के लिए बिल्कुल लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए नोट्स लेकर आया हूँ। ये सारे मैंने बनाए। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छे अगर लगे तो यार काइंडली लाइक भी कर दीजिए, और छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, तो काइंडली इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि ये अच्छे अच्छे से लेक्चर उनके पास भी जाए, उनके पास एग्जाम। जाहिर सी बात है, आपको एग्जाम्स के अंदर कुछ लिखने का मटेरियल चाहिए। अगर आपको एग्जाम्स में मटेरियल मिलेगा तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे ना अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, जो सिंध बोर्ड के होते हैं एक्चुअली। तो ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और आपको पता है कि अगर आप बड़ी बड़ी अकेडमीज में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि हाउ इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ नोट्स। सो इस छोटी सी ये फ्री मेरी मेरी तरफ से आपके लिए, तो आप ये मेरे लिए थोड़ा सा काम करें कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स इनफ फॉर मी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो हमारा चैप्टर 6 प्रोकैरियोट्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन प्रोकैरियोट्स के ही लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो कि यार शॉर्ट भी आ गए, लॉन्ग भी आ गए। इसके बाद हम हमारे इसके बाद के लेक्चर के ऊपर भी आएंगे। इसके बाद जितने भी अभी हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं, सबके लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन वो आता है कि व्हाट आर डोमेन क्लासिफिकेशन। देखिए, मैंने डोमेन के ऊपर पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप जाके देखिए। एंड डिफरेंशिएट देम, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अब ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा था, वो लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और आपको लिखना भी खुद आ जाएगा। चलो, लिखने के लिए मैं कुछ वर्ड्स बता दूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स: बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकरिया। सही, यूकरिया के अंदर आपके पास प्लांट, फंजा, एनिमल्स आ जाते हैं। आर्किया के अंदर दे आर द सेपरेट डोमेन। इन बैक्टीरिया आल्सो सेपरेट डोमेन। तो ये, अगर हम बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हेडिंग डालनी है। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यू नो ऑलरेडी। लेक द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी नहीं होते इनके पास। इसी तरीके से दे फाउंड वाइडली इन द वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, लाइक इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, सिम्बायोट्स, यानी कि फ्रेंडशिप वाले इन्वायरमेंट में आपको पाए जाएंगे। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया आपस के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कायम करते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया कैन फर्दर डिवाइड इंटू द सिवरल सब ग्रुप्स, लाइक इंक्लूडिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिनकी सेल वॉल थिन होती है, और ग्राम पॉजिटिव, जिनकी सेल वॉल थिक होती है। सारी बातें मैं आपको अपने लेक्चर्स के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे मेरे लेक्चर, तो आप काइंडली जाकर जरूर देखिए। सारी मैंने एक एक टॉपिक आपकी बुक से आपकी क्लियर करें। इसी तरीके से आर्किया की बात करते हैं। आर्किया भी सिंगल सेल होते हैं, बट दे हैव डिस्टिंक्ट जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक इनके जो मेटाबॉलिक यानी कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। सो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि डिफरेंट होती हैं। जेनेटिकल मटेरियल भी डिस्टिंक्ट होता है। द सेट दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अ बैक्टीरिया, जिनको हम क्या कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं कि बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट है। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ये बात भी आपने याद रखनी है कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की तरह नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते। लाइक अ हॉट स्प्रिंग, यानी कि जो गर्म पानी के झरने होते हैं, कि वॉल्केनो एक पहाड़ होता है, पहाड़ के यानी कि जो लावे का पहाड़ होता है, उसके बराबर में जो सराउंडिंग का जो वाटर होता है, उसको हम हॉट स्प्रिंग वाटर बोलते हैं, क्योंकि वो लावे की गर्माइश की वजह से वो गर्म हो जाता है, मीठे सही है। इस बात को भी आपने याद रखना है। रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, सॉल्ट्स एंड रेडिएशन। ये सारी बातें अब मुझे उम्मीद थी कि क्लियर हो। इसी तरीके से यूकरिया आ जाता है। यूकरिया में क्या बात कॉमन है, कि कॉमन कोई सी बात नहीं, सारी डिफरेंट बात है। यूकरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल दैट इंक्लूड्स ऑल प्लांट, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। सही है, प्रोटिस्ट भी मैंने पढ़ा है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, इसके भी मैं लेक्चर अपलोड कर सका हूँ। यूकैरियोट्स आर जनरली लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, ये बात भी आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। इसी तरीके से जो क्वेश्चन 2 आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए, प्रोटोबायोन्ट्स का मतलब है कि प्रोकैरियोट से पहले कौन से ऐसे सेल थे जिनसे प्रोकैरियोट्स आए, तो ये वो होते हैं प्रोकैरियोट। अगर इनको हम इंग्लिश के अंदर डिफाइन करना चाहें कि यार कैसे डिफाइन करें, क्योंकि वर्ड टोटली डिफरेंट है, आपने लेक्चर्स में भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आज आप भी पहला वर्ड इधर ही सुन रहे हैं। प्रोटोबायोन्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोटोबायोन्ट्स अ हाइपोथेटिकल प्रिकर्सर, यानी कि जस्ट अ हाइपोथेटिकल, यानी कि पर्ची के ऊपर लिखा हुआ से एक अजम्पशन है, यानी कि उसको साइंटिस्ट ने सोचा है कि यार कोई एक ऐसा फर्स्ट सेल है जिससे प्रोकैरियोट्स आए। किससे आए, जिससे प्रोकैरियोट्स आए। सही है, जो खुद क्या करता है, इट इज थॉट टू बी दैट दे आर द सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी कि उनके पास मेम्ब्रेन तो है एक्चुअली, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डेट इवेंचुअली गिव राइज अ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज अ प्रोटोबायोंट। मैंने डिफाइन कर दिया आपको। अब इसका रिलेशनशिप क्या होता है,
प्रोकैरियोट से प्रोटोबायोंट्स का क्या रिलेशनशिप होता है? कुछ भी नहीं होता। इधर देखें क्या होता है कि कुछ होता तो है, कुछ से बात ये नहीं है कि कुछ नहीं होता, होता है। प्रोटोबायोंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटोबायोंट्स एंड प्रोकैरियोट इज दैट द प्रोटोबायोंट्स आर कंसीडर्ड टू बी द प्रीकर्सर्स ऑफ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल को भी हम अर्ली सेल्स बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो वो है ना प्रोकैरियोट्स, वो किससा है? प्रीकर्सर्स है। उन प्रीकर्सर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोबायोंट्स कहते हैं। सही है। विच देन इवॉल्व इनटू डाइवर्स एरे ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट टुडे, जो आज हमें देखते हैं बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया के फॉर्म के अंदर। सिंपल सी बात है, ये भी आपकी बात क्लियर हो गई। ये आपका सवाल क्लियर हो। इसी तरीके से व्हाट एक्सट्रीम कंडीशन आर के कॉल, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन आर क्या किसको बोलता है? मैंने बताया ना कि आर के एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आपको पाया जाता है, तो उनकी कुछ एग्जांपल्स मांगेगा आपसे और पूछेगा कि होते क्या हो। तो ये भी थोड़ा लॉन्ग सवाल है। कहता है कि आर्किडेट कैन सर्वाइव इन थ्री इन द एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई एसिडिटी एंड हाई रेडिएशन इन्वायरमेंट। लाइक उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं। यानी कि वो एक्सट्रीम का मतलब होता है हार्श कंडीशन, फाइल्स का मतलब होता है लवर, यानी कि एक्सट्रीम लवर, यानी कि हार्श कंडीशन के लवर हैं, उधर ही ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से टर्म्स को मैंने तोड़ा है इनको, ये ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसका एक्सट्रीमो का मतलब होता है एक्सट्रीम, एक्सट्रीमोस का मतलब होता है एक्सट्रीम, एंड फाइलर का मतलब होता है लव, यानी कि एक्सट्रीम लवर्स। इसी तरीके से दिस ग्रुप्स आर अवेलेबल टू सर्वाइव इन द कंडीशन लाइक दैट आर लीथल टू मोस्ट अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि जो जानलेवा है बहुत सारी ज़िंदगी इसके लिए, ये उस इन्वायरमेंट में लेते हैं। कुछ एग्जांपल मिल जाती है एक्सट्रीमोफाइल्स की, जैसे कि थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स हॉल हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन 3 भी क्लियरिफाई होगा, इसको हमने बता दिया। इसी तरीके से अगर हम एमसीक्यूज नंबर 4 सॉरी एमसीक्यूज नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं, तो उधर हमारे से पूछता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। यार ये बहुत आसान सवाल है, इससे आप पढ़ सकते हैं खुद भी। जो बात मैं पहले पढ़ा बता चुका हूँ, वो आप इधर पढ़ेंगे तो इधर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अब ये आ जाता है थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपसे पूछता है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टिड। भाई इसमें आपको क्या होता है कि जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन का, उस सारे स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश के अंदर आपको लिखना है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना हुआ होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल का, वो सबसे बना हुआ होता है ग्लाइकन, यानी कि शुगर से बना हुआ होता है। उसको हम दो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये दो क्या होते हैं? रेजिड्यू होते हैं, जो क्या बनाते हैं? क्रॉस लिंक बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड ब्रिज बोल देते हैं। द एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड रेजिड्यू द लिंक टू द, यानी क्या बोलता है कि जो ये किसको लिंक करता है? एनेसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन को कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हम इमेज की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सारी बात दिखेंगी। देखेंगे ये दो आपको रिंग दिख रहे होंगे। पहला रिंग, ये जो रिंग को जो जोड़ रहा है इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बोलते हैं। ये आ गया हमारे पास NaC, NaM, NAG, दो हमारे पास आ गए। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि इनको एक ब्रिज जोड़ रहा है आपस के अंदर, ये जो ब्रिज है ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक बोलते हैं, और इसको हम बैकबोन बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। टेल किससे बनी हुई थी? हमारे पास 4 अमीनो एसिड से बनी हुई थी, एनिलीन, ग्लूकोज और हमारे पास लाइसिन एंड DLNAइन, इनसे बनी हुई होती है। सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखी हैं, तो आप इधर भी पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अगर आप ने और समझना तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं सेल वॉल के ऊपर, सारी बातें मैंने सारा स्ट्रक्चर उधर समझाया। ये जस्ट मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ जो टेक्निकल बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जिसको हम बहुत सारी बुक है इसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, बट इसको जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी कह देते हैं। और हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था आपकी बुक के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, उसका भी ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर टॉपिक बनाया हुआ। आप प्ले लिस्ट खोले प्रोकोड्स उधर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो अब हम ये पढ़ लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन के अंदर, दोनों के अंदर आपने डिफरेंस बताना है। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंस आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया टेक्स अप इनकॉर्पोरेट्स एक्सोजीनियस जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब होता है कि वो क्या करता है? इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने अंदर लेना, कि कौन सी चीज़ को? जो इसके बाहर हो, एक्सोजीनियस हो, यानी कि आउटसाइड द सेल हो। और किधर लेना? जेनेटिक मटेरियल के अंदर लेना, फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। सही है, ये होती है ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वो जो जेनेटिक मटेरियल जो बाहर था एनवायरनमेंट में था, वो किसका था? वो दूसरे बैक्टीरिया का होगा। तो अब क्या करेगा? जो दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है वो डेड बैक्टीरिया, उसका वो लेके क्या कर लेगा? अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और फिर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक मटेरियल विच दे अक्वायर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिस इज अ सिंपल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से इधर आप बाकी बातें बोल रहा है। डिट इज अकेयर नेचुरली, सॉरी, इट्स ऑन जियोन, यानी कि इन्वायरमेंट इनटू द इट्स ऑन जीनोम। दिस कैन अकेयर नेचुरली, फॉर एग्जांपल
तो द अपटेक ऑफ नेकेड बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो डीड ऑर्गेनिज्म को और वो ऑर्गेनिज्म से बाहर जाए उसको हम नेकेड बैक्टीरिया बोलते हैं। सही है, फ्रॉम डीड बैक्टीरिया। और थ्रू द आर्टिफिशियल मीन सच एज द इलेक्ट्रोपोरेशन से लेना, यानी कि सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा होगा, उसके तहत। या द जेनेटिक मटेरियल डेट इज टेकन अब बाय द फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, इट इंक्लूड्स प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए। या तो ये हो सकता है कि प्लाज्मिड भी वो किसी डीएनए किसी बैक्टीरिया का ले सकता है, उसको ट्रांसफॉर्म, उससे भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, या तो हो सकता है कि क्रोमोसोमल डीएनए का टुकड़ा उससे भी लेकर वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ट्रांसक्शन के अंदर कोई मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। ऑन द अदर हैंड इज द प्रोसेस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द वन बैक्टीरियम टू अनदर, यानी कि इसमें जेनेटिक ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ द वायरस, जिसको हम फेज बोलते हैं, डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एज अ होस्ट। ये बात भी आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 भी अब हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन 7 अब हमारे से क्या पूछता है वो पूछता है कि भाई बैक्टीरिया आर ऑफन, हमने क्वेश्चन 7 तो पढ़ा ही नहीं, कि बोलता है कि बैक्टीरिया को हम रिसाइकलिंग एजेंट क्यों बोलते हैं नेचर के अंदर। भाई वो इसलिए बोलते हैं कि अब आपने सुनना पड़ेगा मुझसे, इसलिए बोलते हैं कि बैक्टीरिया आर ऑल्सो referred as recycling agent in the world because they play critical roles in the earth biogeochemical cycle, which are responsible for cycling nutrients and other chemical elements through the biosphere, यानी कि ऐसा स्फीयर जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। दिस साइकिल्स इंक्लूड कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल्स, यानी कि इसके अंदर तकरीबन 4 साइकिल्स आ जाती हैं, जिसको ये जो कि ऐसा, जैसे कि अब आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है 78% उसको हम ले नहीं सकते, और आपको पता है कि हमारे अमीनो एसिड के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो अब अमीनो एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, जाहिर सी बात है कि वो जो नाइट्रोजन आ रही है वो कैसे आ रही है, वो एक बायोजियो केमिकल साइकिल के तहत आ रही है। यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है, उस इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमोनिया के अंदर और नाइट्राइट के अंदर। अमोनिया के अंदर इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, या तो किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर कन्वर्ट करने से क्या होता है कि ये दोनों हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये प्लांट कंज्यूम करते हैं। जब हम प्लांट को खाते हैं तो प्लांट के अंदर से हमें क्या मिल जाती है, अमाइन मिल जाती है, फिर वो अमाइन किसके अंदर शामिल जाती है, हमारे अमीनो एसिड के अंदर शामिल जाती है। इस तरीके से हमारे अमीनो एसिड के अंदर क्या आती है, अम्यूनिया आती है। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी, क्या है जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर होती है वो तो हम कंज्यूम कर ही नहीं सकते, तो फिर हमारे अमीनो एसिड के अंदर वो अमाइन ग्रुप कैसे पाया जाता है, अमोनिया ग्रुप या नाइट्रोजन कैसे पाई जाती है ना। तो वो ऐसे आती है कि हाँ, प्लांट क्या करते हैं, वो लेते हैं अमोनिया को, और जो अमोनिया होती है वो कौन साइकिल करके बनाते हैं, वो बनाते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का नाम भी मैं बताऊँ कौन से बैक्टीरिया होते हैं। सही है, तो अभी हम कार्बन साइकिल को भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, और नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके पढ़ते, तो आपको बातें समझ में आएंगी। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल, फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन dead plant and animal material and converting it into the carbon dioxide and other compound that can be used by plant, and you know that carbon dioxide is used by the plants, सही है, फॉर द फोटोसिंथेसिस। अभी आपको बात ही समझ में होगा, और इस ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन को अलग करके एनवायरनमेंट में दे दिया जाता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, क्योंकि ये अर्थ के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। जियो मीन्स अर्थ, सही है। इसी तरीके से दूसरा जो प्रोसेस आता है उसमें हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में इसमें क्या होता है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस, दिस इज अ नाइट्रोजन गैस इन द एयर इनटू द फॉर्म दैट प्लांट्स एंड एनिमल कैन यूज। इसको क्या करते हैं, इन द नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, इन द फॉर्म दैट बैक्टीरिया दैट एनिमल्स एंड प्लांट कैन कंज्यूम, सच एज अमोनिया, नाइट्राइट, इसके अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते, और ये हम यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारे अमीनो एसिड के अंदर हमारे जो डीएनए होता है उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती है, उस नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे नाइट्रोजनस बेस यानी कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन नहीं होगा तो आपके पास डीएनए भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, क्योंकि हम प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और एनिमल और मीट वगैरह खाते हैं, तो वो जब मेटाबलाइज होता है तो उस केमिकल प्रोसेस के थे तो हमारी रिक्वायरमेट पूरी कर देते हैं एक्चुअली नाइट्रोजन की। इसी तरीके से तीसरी साइकिल थी हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीजिंग द फॉस्फोरस विच इज एसेंशियल फॉर द न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। सही है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉस्फोरस। इसी तरीके से सल्फर साइकिल होती है, इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर कंपाउंड एंड रिलीज द सल्फर इन द फॉर्म दैट प्लांट एंड एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कैन यूज लाइक अ बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया यूज सल्फर एज अ प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हैं आप बात, फॉर द मेटाबॉलिज्म। तो ये बात भी आपने याद रखनी है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। अब इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास जो आता है वो आता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमारे से बता हाउ बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज, यानी कि हाउ बैक्टीरिया इनक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, गिव सम एग्जांपल। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वो आती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली सॉइल फर्टिलिटी से मुराद क्या होती है। सॉइल फर्टिलिटी से मुराद होती है इंक्रीज द
ज़रख़ेज़ जो ज़मीन हो ना, बहुत सारी ज़मीन होती है जो ज़रख़ेज़ होती है, यानी कि उनके ऊपर फसल ग्रो नहीं कर सकती। तो हम उस ज़मीन को कैसे अच्छी फसल देने वाली ज़मीन बनाएँ? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं, यानी गुड फर्टिलिटी का मतलब होता है कि इस ज़मीन के ऊपर फसल अच्छी उगती है। तो इधर जो इंक्रीज़ सॉइल फर्टिलिटी का मतलब आता है कि हमें फसल की ज़मीन की जो ताकत है ना, फसल को प्रोड्यूस करने की, उसको हमें इंक्रीज़ करना है। तो बैक्टीरिया का क्या रोल होता है सॉइल फर्टिलिटी के अंदर, वो मैं इधर आपको बता देता हूँ। For bacteria play a critical role in increasing the soil fertility by helping to break down organic material and release the essential nutrient that can be used by plants. ये बात आपको समझ में आ रही होगी. There are several ways in which bacteria contribute to the soil fertility. सबसे जो पहला तरीका है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने का विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. इस चीज़ को आपने याद रखना है. इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, ये भी साइकिल है. ये भी मैं आपको बताते ऊपर बताइए ना, मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें थोड़ा मैं बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूँ कि कौन सा बैक्टीरिया करता है. सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया सच एज राइजोबिया, azotobacter are able to convert atmospheric nitrogen into form that plant can use, such as ammonia and nitrite. This process is called nitrogen fixation. It's essential for growth as nitrogen is an important component of the chlorophyll. Or you know that chlorophyll is the molecule which convert the light energy into the chemical energy. और आपको पता है क्लोरोफिल के अंदर सबसे important जो component होता है वो नाइट्रोजन होता है. Without the nitrogen, chlorophyll cannot be formed and cannot be able to proceed the photosynthesis. इस बात को भी आपने याद रखना कि क्यों ज़रूरी होता है. The molecule that allows plant to synthesize. सही है, इधर भी आ गया, यानी कि ये वो मॉलिक्यूल होता है क्या करता है जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस को अलाउ करता है. एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ बैक्टीरियाज की जो साल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. राइजोबिया एग्जाम्पल है हमारे पास. वो क्या करती है, विच फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द लेग्यूम्स सच एस. और दूसरा जो हमारे पास बैक्टीरिया आता है वो आता है एजिटोबैक्टर विच आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया डेट कैन फिक्स अ नाइट्रोजन इन द सॉइल. यानी कि क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया यानी कंज्यूमेबल नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो क्या जो प्लांट एनिमल कंज्यूम कर सके. अब हमारा जो क्वेश्चन एट था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया. तो इसी तरीके से अब हमारे क्वेश्चन 9 के ऊपर चलते हैं. अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है तो यार लाइक कर दो, ताकि क्योंकि दिस रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वर्क फॉर, इस वजह से थोड़ी सी काइंड सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो ताकि मुझे मज़ा तो आए कि यार लोग पसंद करते हैं. इसी तरीके से जो क्वेश्चन 9 होता है वो उससे पूछता है कि हाउ कोलेरा टाइफाइड स्प्रेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, ये सवाल दिया है इन्होंने. चले हम पढ़ते हैं इस सवाल को. दिस अ टफ सवाल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुआ. कोलेरा इज अ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. उस बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रो कोलेरा जिसको कॉस्ट करता है. विच इज टिपिकली फाउंड इन फिश, विच इज टिपिकली फाउंड इन वाटर, फूड सोर्स दैट हैड बीन कंटेमिनेटेड बाय फीसिस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की हाथ लग जाए फूड का तो उससे भी फैलता है, या उसकी फीसिस का जो पानी होता है अगर वो पानी के अंदर मिल जाए, तो पानी के अंदर मिल जाए तो उससे भी बहुत सारे लोगों को स्पीड हो सकता है, क्योंकि वो पानी बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, हाथ में लेते हैं और फिर वो, तो आपको पता है किस तरह से कंटेमिनेशन होती है. व्हेन पर्सन इंजेस्ट द बैक्टीरिया, जब कोई बंदा वही फूड या वही बैक्टीरिया इंजेस्ट करता है जो कंटेमिनेट हो चुका है उस बंदे की वजह से जो पहले से इन्फेक्टेड था, तो दे कैन डेवलप अ सीवियर डायरिया. यानी कि उसको हम अगर हमारी जबान में से मोशन हो जाते हैं, एंड डिहाइड्रेशन के वाटर की कमी हो जाती है, विच कैन बी फेटल इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड. या हम उसे ट्रीट ना करें तो वो जानलेवा भी हो सकता है. इस तरह की कोलेरा कैन स्प्रेड. अब बता रहा है इसके अंदर कि कैसे स्प्रेड कर रहा है कि कोलेरा कैन स्प्रेड रैपिडली इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशन. यानी कि द प्रोसेस इन विच वी किल द ऑल बैक्टीरिया कॉल्ड सैनिटेशन. यानी कि जहाँ पे ये प्रोसेस ना हो, कि वहाँ पे सैनिटेशन अच्छी ना हो, तो वहाँ पे इजीली फैलता है. एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर, और जहाँ पे क्लीन वाटर ना हो वहाँ पे भी ये क्या होता है, फैलता है. इसी तरीके से अगला जो बीमारी है वो है टाइफॉइड. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं सनमोलिला टाइफी. इट्स टिपिकली फाउंड इन वाटर, फूड एंड वाटर दैट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. ये बात आपको समझ में आ गई है. व्हेन अ पर्सन इंजेस्ट, अब जिस बंदे के हाथ या कंटेमिनेशन की वजह से वो फूड गंदा हुआ या पानी गंदा हुआ है, तो अब जब कोई दूसरा बंदा उसको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा उस बैक्टीरिया को, यानी कि इस बैक्टीरिया को सल्मोनेला टाइफी को, दे कैन डेवलप अ फीवर, एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, एंड अ कैरेक्टरिस्टिक रैश, और उसको रैशेज भी हो जाएंगे. इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड टाइफाइड कैन फीवर कैन लीड टू अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन सच एस नमोनिया एंड मेनिनजाइटिस. मेनिनजाइटिस विच इज़ अ ब्रेन डिजीज. ये ब्रेन के अंदर ज़्यादातर होती है, यानी कि आपके जो ब्रेन होता है वो स्वेल होना शुरू हो जाता है. अब सोचें आप कितनी खतरनाक है. इसी तरीके से अगला जो सवाल आता है हमारे पास वो आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय बैक्टीरिया, यानी कि व्हाट डू वी मीन बाय फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया.
इसका मतलब होता है हमारे पास फ्लोरा का मतलब क्या होता है। फ्लोरा का सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि फ्लोरा से मुराद क्या है। इसमें जो टर्म होती है, द टर्म फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया रिफर्स टू द डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डेट लिव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। सही है, यानी कि डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डेट लिव इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया। सच एज अ ह्यूमन गट, यानी कि ह्यूमन का गट यानी कि इंटेस्टाइन वगैरह, एंड सॉइल, दे आर द फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन या एनिमल की इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और वो रहते हैं। सही है, और बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। द टर्म फ्लोरा इज ऑफन राइजोबियर टू द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट मीन्स यानी डेट लीव इन द स्पेसिफिक लोकेशन। अगर हम फ्लोरा की मतलब को समझें तो उसका मतलब होता है द पॉपुलेशन that live in a specific location, and in the context it is used to refer to the population of bacteria that inhabit a particular area। यानी कि क्या, यानी कि इनहिबिट का मतलब होता है रहना, यानी कि वो क्या करें एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है, तो इस वजह से हम उससे क्या बोलते हैं, फ्लोरा कह देते हैं। ये बातें अब आपको समझ में आ गई। तो द फ्लोरा of bacteria can play important role in maintaining the health and balance of ecosystem, and can also have important implication for human health। ये बात आप याद कर सकते हैं कि गुड जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनकी कॉलोनीज हमारे गट में भी ग्रो करती हैं और एनिमल्स के पास भी होते हैं, ज़मीन में प्लांट भी लेते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टीरिया बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया द कंज्यूमेबल फॉर्म के अंदर, जिसको बैक्टीरिया ने यूटिलाइज किया और उसने फिर अपनी डाइट भी बनानी है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 विच इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये बोलता है कि लिस्ट डाउन करें केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स को जिससे हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकें, यानी कि हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी होता है। दे आर सिवरल फिजिकल एंड केमिकल मेथड दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड को बात करते हैं, हीट आ जाती है हमारे अंदर। हीट से मुराद क्या होती है, हमें क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया को किल करना पड़ता है हाई टेम्परेचर देके या बॉइलिंग करके या पॉस्चराइजेशन करके। पॉस्चराइजेशन का मतलब होता है कि आपने क्या करना होता है, इसमें सर्टेन लिमिट होता है, और किसके साथ होता है, दूध होता है ना, दूध या वाइन्स वगैरह होती है, उसको हम 75 लेके 75 डिग्री तक क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं टिल 15 सेकंड। दैट प्रोसेस कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। उसको जिस बंदे ने डिस्कवर बनाया था उसका नाम क्या होता है, लुइस पास्चर। इस वजह से इसको पास्चराइजेशन कहते हैं और आसान लफ्ज़ों में इसको बॉइलिंग भी कह देते हैं। सही है, ये बात आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से कूल्ड यानी कि ठंडा कर देना, यानी कूल क्या करती है, कूल बैक्टीरिया कैन स्लो डाउन और किल्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू लो टेम्परेचर। वो लो टेम्परेचर से भी मर जाते हैं, सच एज अ रेफ्रिजरेशन और रेफ्रीजिंग। सिंपल सी बात है। रेडिएशन, यूवी रेज दिखाते, दिस अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या करते हैं, यूवी रेज दिखा दें तो क्या होगा, वो आयनाइज रेडिएशन क्या कर देंगे, वो किल कर देंगी। सही है। फिल्ट्रेशन कैन बी रिमूव फ्रॉम अ लिक्विड और गैस पासिंग थ्रू अ फिल्टर, यानी कि बहुत सारे लैब्स होती है, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स होती हैं, ऐसे इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे फ़िल्टर लगे होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, एयर को फ़िल्टर कर रहे होते हैं ताकि कोई बंदा इसको इनहेल ना करे, यानी कि एयर अच्छी हो, फ़िल्टर एयर जाए। सही है। मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हमें फ़िल्टर वाली एयर चाहिए होती है ताकि हम मेडिसिन के अंदर कंटेमिनेशन ना हो बैक्टीरिया की। ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिकल मेथड में बैक्टीरिया कैन बी रिमूव बाय फिजिकल मेथड सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन या फ्लोक्यूलेशन। दिस इज द थ्री प्रोसेस। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को मैकेनिकल मेथड के तहत कम कर सकते हैं। इसी तरह से अब केमिकल की बात आती है, सबसे पहली बात तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ जाती है। एंटीबायोटिक्स इज अ केमिकल। बैक्टीरिया किल बाय यूजिंग केमिकल दैट स्पेसिफिक टारगेट एंड इनहिबिट द स्पेसिफिक बैक्टीरिया इन देयर ग्रोथ। सही लाइक ये एंटीबायोटिक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारते हैं, सच एज पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, दे आर द टू एंटीबायोटिक विच हैव टू किल द बैक्टीरिया। इसी तरीके से हमारे पास जो आता है अगला वो आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, दिस बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय यूजिंग दैट केमिकल दैट आर टॉक्सिक टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट सच एज अ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये लैब्स में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एसिड बैक्टीरिया कैन बी एसिड एंड बेस, एसिड या बेस यूज़ करें, बैक्टीरिया कैन बी किल्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू एसिडिक और बेसिक कंडीशन सच एज विनीगर एंड लाई। ये बात जब आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से प्रिजर्वेशन, ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ही ओल्ड मेथड है बैक्टीरिया से बचाने का, किसी भी फूड को, किसी भी एडिबल चीज़ को। बैक्टीरिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग केमिकल दैट प्रिवेंट देयर ग्रोथ सच एज सॉल्ट एंड शुगर। हमें पता है हम खानों के ऊपर सॉल्ट, जैसे मछली के ऊपर हम सॉल्ट लगा के छोड़ देते हैं, वो फिर बहुत अरसे तक क्या रहती है, हमारे लिए खाने जैसी रहती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन कहते हैं। और नमक क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है, नहीं होने ही नहीं देता है इनफैक्ट, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट कर देता है। ये सिंपल सी बात होती है कंप्लीट करने के लिए। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई थोड़ा सा भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें मैंने आपकी सारी बातें क्लियर करी हैं। या थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है यार, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मज़ा आए। ये मेरी आपसे छोटी सी काइंड सी रिक्वेस्ट है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी, मुझे पता है आप इस पर अमल भी करेंगे। तो बस हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।